गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको नया रास्ता का, जिसकी लेखिका सुषमा अग्रवाल है, का 14वां अध्याय मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि 1 से लेकर 13 तक के अध्याय पहले ही आप पढ़ चुके हैं और वो आपके पहले सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए 14वां अध्याय। मीनू जब अपने कमरे में पहुंची, अर्थात अपने घर पहुंची, तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित भी खुशी से झूम उठे। जैसे कि आपको पता होगा कि मीनू का जो छोटा भाई था उसका नाम रोहित था और बहन आशा थी। और मीनू को पहले कई लड़के रिजेक्ट कर चुके थे और इसीलिए मीनू ने एक प्लान किया, यानी एक योजना बनाई कि मैं जो है भविष्य में अपने पाँव में खड़ा होगी और वकील बनूंगी। लेकिन इतने बीच में इसको पता चला कि मेरे पिताजी, उसके पिताजी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो अपने पिताजी को देखने के लिए वो घर पहुंची। ये उसी जो ये चैप्टर है उसी बात का व्याख्यान किया गया है। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बताई। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास गई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलने की खुशी में यह पूछना तो भूल ही गई। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है। तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है। मीनू का उद्देश्य था अपने पाँव में खड़ा होने का। वो जीवन में कुछ बनना चाहती थी, वकालत करना चाहती थी और वकील बनना चाहती थी। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी एक साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उसके पास आकर पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया था। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये पा रहा है। यदि तुम अभी वो अपना वाक्य पूरा कर ही नहीं पाया कि मीनू बीच में बोल पड़ी। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अभी अपनी पढ़ाई के बीच में शादी नहीं करूँगी, पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उतने बीच में मैं बिल्कुल भी कोई काम दूसरा नहीं करूँगी। बेटी, ये बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में बहुत सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। ऐसा मीनू ने कहा अपने पिताजी से। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास हो गए। ये उन्होंने क्यों कहा कि मेरा दिल गवाही क्यों नहीं दे रहा? बच्चों, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे समाज में अगर किसी की 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, तो सबसे पहले हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी बेटी है उसकी शादी हो जाए, उसके बाद जो दूसरे नंबर की या उससे जो छोटी है उसकी शादी की जाए। ऐसा इसलिए पिताजी ने कहा कि हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात चला दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो ही जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की मीनू जो है अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो जीवन में कुछ बनना चाहती थी, वो जीवन में वकील बनना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी जो छोटी बहन है आशा, उसकी शादी आप मुझसे पहले कर दीजिए। इतने में माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, पसंद आया। उन्होंने आशा का फ़ोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए, यानी आशा के लिए जहाँ रिश्ता तय हो रहा था वहाँ लड़के वालों ने कोई डिमांड नहीं की और उनको डिमांड के नाम पर सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की जो डेट निश्चित की गई, आशा दिखने में सुंदर तो थी ही। साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक
उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। कहने का तात्पर्य है कि आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को ये बात बता भी दी गई कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ी। बड़ी बहन का क्या नाम था? बड़ी बहन का नाम था मीन। आशा की शादी की तिथि का मतलब था दिनांक, पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी तैयारी में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने आकर उससे बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। इस समय माँ घर पे नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए उस समय उसका जाना संभव नहीं था। माँ के घर में आते ही उसने बताया कि माँ, आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, तब नीलिमा क्या बात है, आजकल कुछ कमज़ोर सी नज़र आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। अशोक कौन था बच्चों? अशोक था नीलिमा का भाई। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह उससे भी घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर उसका संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बाद बातें करके अशोक वहाँ से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने में थकान होने लगी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसके पास जाके बैठ गया और फिर वो दोनों बातें करने लगे। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछा। मीनू तो शादी क्यों नहीं कर रही है? मैंने सुना आशा का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा। पर मीनू तू तो अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, अब मैं कुछ निराश सी हो गई, कौन करेगा मुझसे शादी? यानी मीनू के अंदर एक हीन भावना सी जाग गई थी, क्योंकि कई लड़के आए, उसको देखने आए, लेकिन सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि वो छोटी है, किसी ने उसके रंग पर सवाल किए, इसलिए उसके अंदर एक हीन भावना आ गई थी। इसलिए वो घबरा जाती थी शादी करने के लिए। क्या बात करती? तो नीलिमा उसकी बात का उत्तर देते हुए कहती है, क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। देख, मैं वकालत पढ़ी हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ। लक्ष्य कौन सा? क्योंकि मीनू ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था कि उसे जीवन में अपने पाँव पर खड़ा होना है। यानी वो जब तक वकील नहीं बन जाती है तब तक वह शादी नहीं करेगी। उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू, तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है, नीलिमा ने कहा। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के आगे उसकी एक ना चली। कुछ देर तक दोनों बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते थे। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में छोड़कर ही शादी करे या उस लक्ष्य मीन्स एम, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ गई।